दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएन डिस्कवरी में। आज हम जानेंगे वियतनाम वॉर के बारे में। दोस्तों, वियतनाम वॉर 20वीं सदी की सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक था। यह सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि कॉलोनियल हिस्ट्री, कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी और वियतनामीज नेशनलिज्म का टकराव था। इस वार को समझने के लिए हमें गन्स और बैटल्स से पहले बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। वियतनाम लंबे समय तक फ्रांस के कॉलोनियल रूल के नीचे रहा। 19वीं सदी से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वियतनाम फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा था। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल पॉपुलेशन को पॉलिटिकल पावर से दूर रखा और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। इसी पीरियड में वियतनाम में नेशनलिज्म धीरे धीरे मजबूत होने लगा। इसी दौर में हो ची मिन्ह नाम का एक लीडर सामने आता है। हो ची मिन्ह ने यूरोप में रहकर मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को समझा और उसे वियतनामीज इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ जोड़ा। उसका लक्ष्य आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन नहीं, बल्कि वियतनाम को फॉरेन कंट्रोल से आज़ाद कराना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। फ्रांस कमज़ोर पड़ गया और कॉलोनियल कंट्रोल लगभग खत्म हो गया। 1945 में जापान की डिफीट के बाद हो ची मिन्ह ने हनोई में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की घोषणा कर दी, लेकिन फ्रांस वियतनाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इससे फ्रेंच इंडो चाइना वॉर शुरू हुआ। ये वॉर 1954 तक चला, 1954 तक। निर्णायक मोड़ तब आया जब बैटल ऑफ डीन बिन फू में वियतनामीज फोर्सेस ने फ्रेंच आर्मी को हरा दिया। इस डिफीट के बाद जेनेवा एकॉर्ड्स हुए। इन एग्रीमेंट्स के तहत वियतनाम को टेम्परेरी रूप से डिवाइड किया गया। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी और साउथ वियतनाम में एक एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई। 17th पैरेलल को डिवाइडिंग लाइन बनाया गया और प्रॉमिस किया गया कि फ्यूचर में नेशन वाइड इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये इलेक्शंस कभी नहीं कराए गए। इसी पॉइंट से वियतनाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स को डर था डोमिनो थ्योरी का। अमेरिकन लीडरशिप को लगता था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देश भी एक एक करके कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे। इसी डर की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ वियतनाम को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट देना शुरू किया। साउथ वियतनाम का लीडर ngô डेन डीम था। उसकी गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन थी, करप्शन वाइड स्प्रेड थी और रूरल पॉपुलेशन का सपोर्ट बहुत कम था। इसी डिससेटिस्फैक्शन का फ़ायदा उठाकर नॉर्थ वियतनाम में ने साउथ वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट सपोर्टर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इन्हें वियत कॉन्ग कहा गया। वियत कॉन्ग ने गुरिल्ला वारफेयर का सहारा लिया। ये डायरेक्ट बैटल्स से बचते थे और हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। जंगल्स, विलेजेस और अंडरग्राउंड टनल्स उनके मेन एडवांटेजेस थे। साउथ वियतनाम की आर्मी और अमेरिकन एडवाइजर्स के लिए एनिमी को आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल हो गया। 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने दावा किया कि उसके नेवल शिप्स पर अटैक हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद यूएस कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास किया, जिसने प्रेसिडेंट को लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन की अनुमति दे दी। यही मूवमेंट था वियतनाम वॉर के फुल एस्केलेशन की शुरुआत का। 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स ने लार्ज नंबर में ग्राउंड ट्रूप्स भेजने शुरू किए। कुछ ही सालों में वियतनाम में 5 लाख से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स डिप्लॉय हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ने मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन्स चलाए। नापाम और एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल डिफोलिएंट्स का इस्तेमाल किया। मकसद वियतकों के सप्लाई रूट्स और जंगल कवर को ख़त्म करना था। लेकिन वॉर रियलिटी में यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी काम नहीं आई। वियतनाम कोई कन्वेंशनल बैटलफील्ड नहीं था। एनिमी सिविलियन पॉपुलेशन के बीच रहता था और क्लियर फ्रंट लाइंस मौजूद नहीं थी। इससे सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ी और विलेजेस बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय हुए। इसी दौरान वियतनाम वॉर का असर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी दिखने लगा।
टेलीविज़न के जरिए बैटलफील्ड की फुटेज सीधे लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। डेड सोल्जर्स, बर्निंग विलेजेस और सिविलियन सफरिंग ने पब्लिक ओपिनियन बदल दिया। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सोल्जर्स के मोराल पर असर पड़ा और वियतनाम वॉर धीरे धीरे अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे अनपॉपुलर वॉर्स में से एक बन गया। 1968 में टेट ऑफेंसिव हुआ। नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस और वियतकॉन्ग ने एक साथ कई मेजर साउथ वियतनामीज सिटीज़ पर हमला किया। मिलिट्री टर्म्स में यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ वियतनाम ने अटैक्स को रोक दिया, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद साफ हो गया कि एनिमी कमज़ोर नहीं है और वॉर जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्रेटजी बदली, जिसे वियतनामाइजेशन कहा गया। इसका मतलब था अमेरिकन ट्रूप्स को धीरे धीरे वापस बुलाना और साउथ वियतनाम की आर्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडओवर करना। पेरिस में पीस टॉक्स शुरू हुई और 1973 में पेरिस पीस एकॉर्ड्स पर सिग्नेचर्स हुए। इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली वॉर से बाहर निकल गया। यूनाइटेड स्टेट्स की विड्रॉल के बाद साउथ वियतनाम ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ने 1975 में साइगोन पर कब्जा कर लिया। साउथ वियतनाम कोलैप्स हो गया और वियतनाम ऑफिशियली रीयूनिफाइड होकर एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। वियतनाम वॉर का ह्यूमन कॉस्ट बेहद भारी था। लगभग 30 लाख वियतनामीज मारे गए और 58,000 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की जान गई। एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल्स के इफ़ेक्ट आज भी वियतनाम में दिखाई देते हैं। एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा। वियतनाम वॉर ने दुनिया को ये सिखाया कि मिलिट्री पावर अकेले पॉलिटिकल वॉर्स नहीं जीत सकती। लोकल नेशनलिज्म को इग्नोर करना और ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मॉडर्न वॉर्स में पब्लिक ओपिनियन और लेजिटिमेसी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि वेपन्स। आज वियतनाम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने डिफ़िकल्ट पास्ट से सीख लेकर आगे बढ़ रहा है। वियतनाम वॉर सिर्फ कोल्ड वॉर का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये रिमाइंडर है कि हिस्ट्री को सिंपलिस्टिक लेंसेज से देखने पर असल सच्चाई छूट जाती है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे चैनल यूएन डिस्कवरी के साथ इसी प्रकार के और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए। नमस्कार।